हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए हम शुरू करते हैं अपना ज्ञान का ये सफर आगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास 10 का, उसके लेक्चर नंबर 2 की तरफ आज हम बढ़ेंगे। और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि जब सीरियल से चलेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। जब पार्ट 1 देखेंगे तब पार्ट 2 समझ में आएगा, जब पार्ट 2 देखेंगे तो हमें पार्ट 3 समझ में आएगा। इस तरह से सब देखते हुए चलना है, छोड़ना नहीं है। और प्ले लिस्ट बना देंगे तो आपको सीधे प्ले लिस्ट दिख जाएगी, उसके अंदर सारे पार्ट इसके दिख जाएंगे जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 1 के बाद लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस की तरफ, केमिकल इक्वेशंस की तरफ या केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या है? ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को हम अभी समझेंगे। उसके पहले जरा आप लोग मुझको ये बताइए कि केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो हम एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और रिएक्ट करने के बाद हमें मिल गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस और क्या बचेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। यस, वेरी गुड, हाइड्रोजन बच गया। ठीक, तो हमने बना दी, ये हमारी इक्वेशन है, हो गई। ठीक, केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया और इस इक्वेशन को हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा है। देखिए, जिंक की जगह जिंक को हमने जिंक लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, मतलब जो है तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये हो गई हमारी एक वर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमने इस इक्वेशन में किसका यूज किया है? वर्ड का। ठीक, केमिकल रिएक्शन की हमने एक इक्वेशन बनाई और वो इक्वेशन में हमने वर्ड्स का उपयोग किया है, तो ये हो गई वर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब अगर हम इसी की जगह इस इक्वेशन को जो हमने वर्ड्स में लिखा है, इसको अब अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे, तब आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ये हो गया जिंक, जिंक के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं Zn। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 लिख सकते हैं। अभी ये बैलेंस नहीं है, ठीक, बैलेंसिंग अभी हम लोग आगे सीखेंगे इसी वीडियो में। तो H2SO4 उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो जिंक सल्फेट अब लिखते हैं आगे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर अंतर है कि नहीं? यहाँ पे हमने इस केमिकल रिएक्शन को, हमने जो केमिकल रिएक्शन की हमने जो इक्वेशन थी उसको वर्ड फॉर्म में लिखा था, तो ये वर्ड इक्वेशन थी। अब हमने केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को हमने सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से लिखा है। किसकी मदद से? सिंबल्स, यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलास। ठीक है, फॉर्मूला ये बाकी आप लोग समझ गए। तो जब हमने सिंबल्स और फॉर्मूले के यूज करके जब हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, तब हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं जब हम लोग किसी रिएक्शन की इक्वेशन को हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से लिखते हैं, तब होती है केमिकल इक्वेशन। और अगर हम किसी इसको सिंपली वर्ड्स में लिख लेते हैं, किसी रिएक्शन की इक्वेशन को इक्वेशन बना लेते हैं, किसी रिएक्शन की कोई भी इक्वेशन को हम लोग सिंपली वर्ड्स में लिख देते हैं, तो उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम उसी वर्ड इक्वेशन को हम जब किसी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को जब हम लोग सिंबल्स की मदद से और फॉर्मूले की मदद से लिखते हैं, तब हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये है असल में केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 और प्लस H2, तो इसमें आप लोग ये तो जानते ही होंगे। तो केमिकल इक्वेशन से हमको मतलब रखना है, वर्ड इक्वेशन पे इसमें कोई केमिस्ट्री में काम नहीं होता है, काम होता है मेन आपको किससे? केमिकल इक्वेशन से। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन में देखेंगे। अब एक चीज देखिए, अब इसमें कुछ बातें समझिएगा। ये जो हमने आपको बताया है, पहले ही बता चुके हैं मतलब पार्ट 1 में कि जिंक और H2SO4 ये दोनों ये दो सब्सटेंस हैं, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इधर साइड जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, जो हमको चीजें मिलती हैं, इसके उधर जो हमको रिजल्ट के तौर पे जो हमको चीजें मिलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। ये चीज आपको हम बता चुके हैं पहले ही। जो बना है, जो नई चीज बनी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। ठीक, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने सीखने के पहले हमको ये सीखना होगा, ये पता करना होना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, और हम बैलेंस करते क्यों हैं, हमको बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है केमिकल इक्वेशन को। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। बैलेंस और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, और इधर आप लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो अब हम समझते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने हर एक एलिमेंट के एटम्स हैं उतने ही हमको केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में भी हमको हर एक एलिमेंट के उतने ही एटम्स मिलेंगे, उतने ही एटम्स होंगे, तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने अभी एक लिखा था जिंक प्लस H2SO4 और हमको प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ठीक है, लिख लेंगे ये हो गया रिएक्टेंट, और ये इधर हमको मिला प्रोडक्ट में ZnSO4, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन हुई, ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए और हमको इधर मिला ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, मतलब ये प्रोडक्ट मिले हमें। ठीक, तो ये हो गई प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया रिएक्टेंट्स। ठीक, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक, तो रिएक्टेंट साइड में जितने हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हैं, अगर उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होंगे, तो वो केमिकल इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी। जैसे जितने, मान लीजिए इधर जिंक, ठीक, तो ये जिंक आपका जो एलिमेंट है, इधर रिएक्टेंट साइड में जितने जिंक के एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही एटम्स जिंक के प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होंगे। जितने हाइड्रोजन के एटम इधर रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम इधर आपके प्रोडक्ट साइड में भी होंगे, और जितने सल्फर के इधर आपके एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर के एटम्स होंगे। जितने आपके ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे या केमिकल रिएक्शन होने के पहले होंगे, उतने ही केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट मिलेगा हमें, जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट में सब्सटेंस निकलेंगे उनमें भी होंगे। तो जब दोनों तरफ बराबर, है ना, हर एक एलिमेंट के बराबर एटम्स होंगे, तब ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब ये बैलेंस है और एटम्स जितने हर एक एलिमेंट के इधर हैं उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के इधर हैं, तो अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्या इसमें मास दोनों की तरफ का बराबर नहीं होगा? जब एटम्स वही एटम्स जितने इधर हैं सेम वही एटम्स उतने उधर हैं, तो इसका मास भी तो बराबर होगा। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास भी बराबर होता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का। मतलब रिएक्शन होने के पहले जितना मास होगा प्रोडक्ट का, उतना ही हमें प्रोडक्ट बनने के बाद हमको उसका मास देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो जस्ट जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी समझा है, जस्ट उसका उल्टा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हाँ, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट साइड में हर एक एलिमेंट के ध्यान दीजिएगा, हर एक एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे, कुछ अंतर होगा, इधर ज्यादा होंगे रिएक्टेंट साइड में, हो सकता है प्रोडक्ट साइड में ज्यादा हों। ठीक, तो अच्छा इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए H2 plus O2 gives H2O। अब बताइए क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है, ये है अनबैलेंस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखिए इधर हाइड्रोजन के जितने एटम्स होंगे इधर उतने उधर होने चाहिए। चलो हैं, हाइड्रोजन के तो भाई हैं दो, ठीक। अब ऑक्सीजन के जितने एटम्स इधर हैं उतने ही एटम उधर होने चाहिए, तो कहाँ हैं? देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और इधर ऑक्सीजन है 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं। मतलब नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बराबर नहीं होंगे रिएक्टेंट साइड, और ये कौन सी साइड है? ये हो गई रिएक्टेंट साइड, और ये है हमारा प्रोडक्ट साइड। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट साइड। ठीक, तो ये है प्रोडक्ट। ठीक, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या बराबर एटम्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक, इधर कम इधर ज्यादा, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर नहीं होते दोनों तरफ। ठीक, और अच्छा, तो अब एटम्स अगर बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो इसका क्या मास बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, इसका मास भी बराबर नहीं होगा। इधर एटम्स ज्यादा, या हो सकता है किसी और रिएक्शन में, किसी और केमिकल रिएक्शन में उधर एटम्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जिसमें हर एक एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो वो कैसी है? बैलेंस। और इसका अगर अपोजिट है तो वो है अनबैलेंस। दोनों का हमने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया, तो अब आप अंतर समझ गए होंगे। अब आप पूछेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? ठीक, तो आगे समझते हैं कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अभी हमने एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी थी, उसी को हम लिख लेंगे H2O। ठीक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वो। ठीक, अच्छा,
तो ये हो गई हमारी, अब ये अनबैलेंस इक्वेशन लिखी थी तो वही हमने लिख ली। अच्छा अब ये बताइए, हमने क्लास 9 में कुछ पढ़ा था, कुछ खास हमने पढ़ा था क्लास 9 में, याद कीजिए क्या पढ़ा था। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना बनाया जा सकता है और ना ही एटम्स को मिटाया जा सकता है। हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अच्छा तो अब देखिए, हाइड्रोजन की दो हैं, चलो इधर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के दो हैं, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में भी दो हैं। ऑक्सीजन के लेकिन रिएक्टेंट साइड में दो थे और प्रोडक्ट साइड में एक बचा। एक तरफ तो ये है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये एटम कहां गया। अच्छा और ये जो पॉइंट था ये हमारा सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड था कि जितना मास इधर होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, रिएक्टिव साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे एटम्स में क्यों बराबर होता है, क्यों, क्योंकि एटम्स ना बन सकते हैं ना मिट सकते हैं, तो मास जितना पहले था केमिकल रिएक्शन के उतना ही बाद में होता है, मतलब रिएक्टिव साइड और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होता है। ये हमने लॉ पढ़ा है क्लास 9 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से। ठीक, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा ये वाला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये देखो एटम ऑक्सीजन देखो इधर कम हो गया, तो वही लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और आपको एक और बात बता दूं कि ऑक्सीजन जो है, इसका मतलब और क्या निकल रहा है कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो ऐसे वो सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रहता है, वो O2 के फॉर्म में ही हमें मिलता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि सिंगल एटम्स के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। ठीक, और वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही जनरली मिलते हैं, तो ऑक्सीजन भी उनमें से एक है। यानी ऑक्सीजन ऐसे सिंगल एटम O के फॉर्म में नहीं रहता, वो O2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के बाद ये बनेगा H2O2 और ये हो गया H2O। ठीक, अब इसको बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन के दो हैं तो इधर दो कर देंगे, ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के 4। अब ये हो गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब देखो, ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका मतलब क्या है कि इधर वो हमेशा इस फॉर्म में रहता है। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं कि हमेशा अभी जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कभी भी जो फॉर्मूला होता है वो नहीं बिगाड़ा जाता है, फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर H2O था, ठीक है, जैसे यहाँ पर H2O था हमारा, इसको अनबैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे H2O था हमारा, तो ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर दो लगा के बैलेंस नहीं कर देंगे कि ये हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक है, तो यहाँ पे एक करके यहाँ पे दो कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब फॉर्मूला बदल गया। अब ये फॉर्मूला बदल गया, फॉर्मूला क्या हो गया H2O2, जबकि फॉर्मूला होता क्या है H2O। H2O, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, फॉर्मूला नहीं बदलना है, किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बदल जाएगा। ठीक, तो आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को कभी भी यहाँ पर उसके फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसके आगे आगे नंबर बढ़ा करके उसके इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये गलती कभी मत करना कि उसके फॉर्मूले को डिस्टर्ब कर दो आप। अब इसका फॉर्मूला नहीं बदल सकते हैं, आगे लगा करके आपको आगे नंबर बढ़ा करके आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। तो मेरे ख्याल से हम लोग तैयार हो चुके हैं इक्वेशन को बैलेंस करने सीखने के लिए। तो आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलो भाई, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस को मैं बार बार नहीं लिखने की बजाय इसको हमने शॉर्ट में क्यों लिख दिया है, समझ लीजिएगा। राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर देंगे। होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब बैलेंस करने के पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक आप निशाना कहां पर लगाएंगे, तो पहले लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, तब आप उसको प्राप्त करेंगे। तो उसी तरह बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बैलेंसिंग हमें पता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बराबर हो। तो हमारा लक्ष्य क्या होगा कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, हर एक एलिमेंट के उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में होंगे चाहिए, हर एक एलिमेंट के। ठीक, अब हम लिखते हैं एक केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग इसी को बैलेंस करते हैं, यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हमको मिला क्या था H2O। अब इसको बैलेंस किस तरह से करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले ये देखना है हर एक एलिमेंट के
कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तो बीच में पहले डिवाइडर लाइन खींच लेंगे, इधर साइड रिएक्टेंट लिख देंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक, और इधर साइड लिख देंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे एक ही पे है तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिख लिया, नहीं तो प्रोडक्ट्स होगा अगर एक से ज्यादा होगा तो, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, तो पहले H के लिए लिखेंगे एटम्स, फिर ऑक्सीजन है तो O लिख लिया, ठीक। अब इधर देखेंगे प्रोडक्ट साइड में आ जाइए, इधर भी यही दोनों हैं, ठीक। अब देखो अब H के कितने हैं यहाँ पर, दो हैं कि नहीं, H2 दो हो गए, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो एटम्स, ठीक, ऑक्सीजन के दो हो गए। अब इधर कितने हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का लेकिन यहाँ पर एक है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे एक होता है, तो ऑक्सीजन का एक है। अब देखो तो हाइड्रोजन तो चलो बराबर हो गए, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन दिक्कत कर रहा है, तो अब देखो क्या करना है, ऑक्सीजन इधर एक है इधर दो है, तो क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करा दें दो के साथ, दो अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें तो दो बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे दो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, मतलब दो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर साइड हो गए दो, और इधर कितने ऑक्सीजन थे दो, तो ऑक्सीजन इधर दो, ऑक्सीजन इधर दो। लेकिन अब एक चीज ये देखो कि इधर ऑक्सीजन के दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, हाइड्रोजन के अब हो गए यहाँ पर चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे हैं दो, तो अब हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो गया, ठीक। अब हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के इधर चार और इधर कितने हैं दो, मतलब कितने काम पड़ रहे हैं दो, तो दो के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर कितने हो गए चार, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन को दो से मल्टीप्लाई करा दिया तो चार, कैसे चार, हाइड्रोजन के दो यहाँ पे हैं दो यहाँ पे हैं तो दो दो चार, यहाँ पे हैं दो हाइड्रोजन के, यहाँ पे दो, तो दो दो चार हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन का एक ये, तो 2 × 1 2, तो ऑक्सीजन के भी दो हो गए, तो अब आपकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब एक इक्वेशन करने से इसको समझ में नहीं आएगा, हम लोग एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो उससे आपको 99% आ जाएगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन को उठा लूं, चलो मिल गई एक अच्छी सी हमको CH4 वाली, CH4 + O2, ठीक, ये CH4 आपका मीथेन होता है, ठीक, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, अब हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, H2O मिलना चाहिए पानी में, हाँ H2O ऑक्सीजन, ठीक, तो आपको मिल गया यहाँ पर H2O, ठीक। तो ये हमारी एक और केमिकल इक्वेशन है। अब ये बैलेंस नहीं है, पहले ये देखो बैलेंस है कि नहीं है, तो इसमें एरो अच्छा कर लें थोड़ा। अब पहले ये चेक करो बैलेंस है भी कि अभी बैलेंस नहीं है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यही काम करना है, लाइन खींच देना है, इधर प्रोडक्ट लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट्स और इधर रिएक्टेंट्स, तो लिख लेंगे रिएक्टेंट, इधर क्या लिखना है हमको, प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स में देखो क्या क्या है, इधर कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ये जितने भी आपके अल्फाबेट वाले होते हैं ये आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये जितने आपके अल्फाबेट वाले होते हैं, और जितने नंबर वाले होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको बता दिया, ठीक है, कुछ लोग का बेसिक कमजोर रह जाता है तो उनके लिए बता दिया, ठीक। अब CHO, अब इधर क्या होगा, इधर भी होगा CHO, चलो ठीक, तो CH4 ये हो गई इक्वेशन। अब C के इधर कितने हैं, इधर है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, इधर H के कितने हैं 4, O के कितने हैं 2, इधर C के कितने हैं 1, H के कितने हैं, H के हैं 2, ऑक्सीजन के 2 1 3, ये ऑक्सीजन, ठीक। चलो कार्बन का 1 बराबर, ठीक, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के 2 बराबर नहीं, फिर ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के 3, ये भी बराबर नहीं, तो हमको बराबर करना है H को, और पहले H को करते हैं, तो H के इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, अंतर कितने का पड़ रहा है 2 का, तो इधर 2 कम है, जिधर 2 कम है उधर मल्टीप्लाई करा दें 2 से, तो 2 कितना हो गया अब 4, अब देखो इधर 4 और इधर 4, चलो कहाँ है हाइड्रोजन, ये इसका मतलब हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई हमने करा दिया 2 से, करा दिया हमने, तो अब इधर कितने हो गए हाइड्रोजन 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन की देखो क्या दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन में दिक्कत ये हो गई, ठीक, कि 2 ये थे और इधर हमारा 1 था, तो तब से 3, लेकिन अब ये कितना हो गया 1 और इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा ना, ये तो आप समझ चुके हैं कि इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ भी होगा, तो हाइड्रोजन के 4 होगा और ऑक्सीजन का 1 था, और ये 2 × 1 ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 इधर और 2 इधर 4, ऑक्सीजन के 4 और इधर कितने हैं 2, तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 4 2, तो 2 2 4 4 इधर 4 इधर, ये हो गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब एक देखते हैं थोड़ी इससे भी टफ, तो एक ये इक्वेशन लिख रही है CuSO4 + NaOH, CuSO4 + NaOH, ठीक है, और COH
और हमको इधर मिलेगा क्या, CuOH होल ट्वाइस प्लस N8 2SO4 ये मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, और इधर रिएक्टेंट्स हो गए हमारे, इधर प्रोडक्ट, इधर क्या हो गया प्रोडक्ट, बीच में लाइन खींच ली। अब देखो हमारे पहले तो देखो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक ये है Cu, ठीक, दूसरा ये है सल्फर, तीसरा ये है ऑक्सीजन, 3 हो गए, इधर एक सोडियम 4, ऑक्सीजन गिन चुके हैं, हाइड्रोजन अभी नहीं गिना 5, तो 5 ही है, जितने इधर हैं उतने ही उधर होंगे। तो चलो लिखते हैं CuSO Na और क्या है H। Cu हमारा 1 है, S हमारा 1 है, ऑक्सीजन के लोग कितने हैं 4 इधर और 1 5, ऑक्सीजन 5 इधर हैं। सो Na कितना है, Na 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। H कितना है 1, सेम यही होंगे CuSO और H। कितने कितने हैं, Cu 1 है, Cu कितना है यहाँ पर 1 ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ पे Cu कितना है 1, और S कितने हैं, S भी 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितना है, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है 2, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो मैथ में छोटी सी चीज पड़ी होगी कि मैथ में अगर है तो दोनों के साथ होता है ना मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाद की चीजें तो 2 के 2 कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन इधर और 4 इधर, तो कितने हो गए 6, हाइड्रोजन 2 इधर, बस हाइड्रोजन 2, सोडियम कितना है, सोडियम 2, ठीक। अब देखो ये Cu बैलेंस, S बैलेंस, Cu बैलेंस, S बैलेंस। अब चाहे तो आप लोग ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर सकते हो, अनबैलेंस है दोनों, ठीक, ये भी अनबैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है, ये भी, ये तीनों अनबैलेंस हैं। तो अगर कोई सीरियल से चलना चाहे तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर ले, ठीक है। लेकिन सीरियल से चलने से अच्छा है कि हम पहले जो सिंपल दिख रहा हो, जो आसानी से बैलेंस हो रहा हो, पहले उसको बैलेंस करना चाहिए। ये टिप आपको बता दे रहे हैं कि जो भी, ये ट्रिक है बता दे रहे हैं कि जो भी आसानी से पहले बैलेंस हो रहा हो उसे पहले बैलेंस करना चाहिए। और एक चीज ये याद रखना कि हमेशा जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट आगे लिखा होता है जैसे कॉपर है, सोडियम है, तो इनको बैलेंस करना हमेशा आसान होता है और इनको पहले बैलेंस करना चाहिए। तो Cu तो बैलेंस है, अभी इधर आगे है हमारा Na, तो पहले इसको बैलेंस करें, Na को। कई लोग होंगे जो ऑक्सीजन को करेंगे लेकिन इसमें मात्रा बची ज्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या है कि Na को, सोडियम को बैलेंस करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये हमारा आगे वाला है और ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो इधर देखो पहले किसको करें हम लोग, सोडियम को बैलेंस करें, ठीक। तो Na इधर कितने हैं, इधर है 2, तो इधर 2 है, कम किधर है, इधर कितने कम है 2, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, ठीक, तो 2 इधर हो जाएंगे, ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई करें। अब लेकिन 2 का मल्टीप्लाई हमने सोडियम को बैलेंस करने के लिए किया है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड एक है तो पूरे कंपाउंड में इसका मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ, ठीक। तो 2 मतलब मल्टीप्लाई इससे Na के साथ भी होगा, O के साथ भी और H के साथ भी, ठीक। तो कितने हो गए, अब ऑक्सीजन 1 था, इधर ऑक्सीजन हो गए 2, और लेकिन तो एक ऑक्सीजन आपका बढ़ गया कि नहीं, तो ऑक्सीजन पहले 5 से अब कितने हो गए 6, और इधर H कितना था 1, लेकिन अब कितना हो गया 2 × 1, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए अब 1 थे, लेकिन कितने हो गए 2, ठीक, और 6 इधर और 2 इधर लो, ये तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, सोडियम भी बराबर हो गया हाइड्रोजन। इसीलिए कह रहा था कि पहले जो सरल हो, जो मेन हो, जो आगे हो, जो आसानी से बैलेंस हो रहा पहले उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। यही एक टिप है, इसको याद रखना, तो बैलेंस और आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई थी, बड़ी टफ इक्वेशन जो आपको दिख रही थी वो 2 मिनट में बैलेंस हो गई, और ये हो गई आपकी बैलेंस होने के बाद केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग आसानी से अब बैलेंसिंग सीख गए हैं, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको बैलेंसिंग आ गई कैसी लगी। बुक से इसके और ट्राई कीजिएगा बैलेंस करने की, ठीक है, और बैलेंस करिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। अब इससे सीधा आप पढ़ के समझ रहे होंगे, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव मतलब जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं। अब जो हम इक्वेशंस लिखेंगे तो उसका मतलब केमिकल इक्वेशंस होगा, ये समझ लेना है, ठीक है। वर्ड इक्वेशन हम लोग नहीं यूज करते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशन ही यूज करते हैं। तो टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव मतलब इक्वेशंस को, जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टिप्स और बताए गए हैं, कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन में और इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो उसमें दिया गया है, सबसे पहला है आपका, तो वो दिया गया है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है कि अगर हम रिएक्टेंट्स आर है, ठीक है, तो इसमें पहला आपको बताया गया है कि हम लोग
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का हम लोग स्टेट, फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे आप देखिए हमारा ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं H2O, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सिंबल लिख सकते हैं, मतलब इसका फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। फिर ऑन फिजिकल बेसिस पे स्टेट हमारे में कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है सब लोग जानते हैं, गैस। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन लिखने के बाद ब्रैकेट में ऐसे गैस के लिए स्मॉल जी लिख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीजन क्या होती है, ये भी गैस होती है, हम लोग सांस से इसको अंदर लेते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, गैस। तो इस तरह से उसके आगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसका फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। और ये H2O जो होता है ये हमारा होता है लिक्विड, तो इसके लिए स्मॉल l लिख सकते हैं। और अगर कोई चीज सॉलिड हो जैसे कॉपर, जिंक, तो इसके लिए इस तरह से ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल स्टेट भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमको केमिकल इक्वेशन की और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये याद रखना। इसके बाद दूसरा, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस इन द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और साफ कर लीजिए। हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अब ठीक है ना। हाँ, तो बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में जो हीट चेंज हो रही हो उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो भी हम लोग और बता सकते हैं। अच्छा, अब हीट चेंज को रिप्रेजेंट करने से मतलब ये है कि देखो दो तरह की हीट चेंज हो सकती है, एक होता है एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इसको भी हम एक एक पॉइंट को और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, हर एक चीज डिटेल में बता रहे हैं, तो इसको भी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। हीट चेंजेस से मतलब ये है कि हीट ये ले रहा है कि हीट निकल रही है, हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में आगे अभी जब एक एक पॉइंट को देखेंगे तो उसको भी अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा और लास्ट है हमारा, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, अंडर विच the reaction takes place। तो क्या कहते हैं इसमें, कंडीशन, ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें। ठीक, तो ये बातें अगर हम इक्वेशन में लिख दें और तो इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। हमको उस इक्वेशन में अगर हम ये तीन चीजें और लिख देते हैं तो इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। अब हम एक एक पॉइंट को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हाँ ये क्या है, तो हाँ चलो ठीक है। तो पहला वाला तो लिखा ही हुआ है और पहला वाला कोई टफ नहीं है। ठीक, पहला है फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट वाला हम आपको इक्वेशन में अभी समझा चुके हैं। सॉलिड फिजिकल स्टेट में भी तीन होते हैं, सॉलिड, और सॉलिड को हम लोग इस ब्रैकेट के बाहर इस तरह से लिख सकते हैं। लिक्विड है तो ब्रैकेट में एल लिख सकते हैं, गैस है अगर तो ब्रैकेट में स्मॉल जी। इस तरह से हम लोग इक्वेशन में जो जिसका जो स्टेट है वो लिख देंगे, तो उसकी फिजिकल स्टेट हमें इक्वेशन में इंडिकेट कर देंगे। ठीक, तो पहला वाला तो आता है, दूसरे में हम देखते हैं। मेन हमको समझना है अब दूसरे पॉइंट से, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। और दूसरे पॉइंट को हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। ठीक है, तो हीट चेंजेस के बेसिस पर हीट चेंजेस को अगर हम लोग इन्वॉल्व करें इक्वेशन में तो दो टाइप की केमिकल इक्वेशन हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। हीट चेंज के अकॉर्डिंग हम लोग दो टाइप की केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं, एक एंडोथर्मिक और दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस और रिएक्शन को आरएक्शन, ठीक है, लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, हमने यूज किया है, लेकिन आप लोग को रिएक्शंस पूरा रिएक्शंस लिखना है। ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन्वॉल्व इन एन इक्वेशन। ठीक,
हीट चेंजेस के बेसिस पे दो टाइप्स की रिएक्शन हो सकती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है? तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दो रिएक्शंस इन व्हिच द हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसका ये है कि जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व होने का मतलब क्या है? जिसमें हीट निकलती है बाहर, ठीक है, जिसमें हमें रिएक्शन होने के बाद जिसमें हीट निकलती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में हीट निकल रही हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जस्ट उसका उल्टा, दोज रिएक्शंस इन व्हिच द हीट इज इन्वॉल्व्ड, मतलब जिस रिएक्शन को हमें हीट देनी पड़े, जिस रिएक्शन को होने के लिए जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़े तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें हीट इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या होती है? हीट इन्वॉल्व। आप खुद ये इससे देख सकते हैं, शब्द से समझ सकते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक, तो जिसमें हमें हीट इवॉल्व हो मतलब जिसमें हीट रिएक्शन होने के बाद जिसमें हीट निकले तो वो होती है, उस तरह की रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट हमें देनी पड़े, जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़े, जिस रिएक्शन को करने के लिए होने के लिए जिसमें हमको हीट पहले देनी पड़े तो वो उस टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। मतलब हीट इन्वॉल्व जिसमें हीट हमको देनी पड़ती है रिएक्शन को करने के लिए, और हीट इवॉल्व जिसमें हीट बाहर निकलती है रिएक्शन होने के बाद। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक, और हीट निकल रही है तो अप एरो, डाउन एरो, ठीक, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक, इस तरह से अब हम लोग कुछ इक्वेशंस को देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ समझ में आ गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए एक देखते हैं हम लोग, जैसे C+O2 gives CO2। चलिए अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ C, और अभी हमने फिजिकल स्टेट पढ़ा है ना, फिजिकल स्टेट पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग अब से क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन, इसका फिजिकल स्टेट हो गया सॉलिड, प्लस O2, तो इसका हो गया गैस होती है, तो गैस, और ये बनता है CO2, ये भी CO2 क्या है? ये भी है गैस। तो कार्बन क्या है? सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है? गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस। अब देखो, अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, प्लस हीट। अच्छा, कई जगह पे ऐसे भी लिखा दिखेगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक, तो प्लस हीट। अब प्लस हीट है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इसमें क्या हो रहा है? हीट तुमको देनी पड़ रही है, तुमको हीट निकलती हुई मिल रही है। किसमें हीट निकल रही है, किसमें हीट देनी पड़ रही है? इसमें हीट निकल रही है, तो ये कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब निकल रही है, जिसमें हीट मतलब एक्सो है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। ठीक, एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल देख लिया जाए। ठीक, तो N2 + O2 + हीट, N2 + O2 + हीट, और ये बन गया हमारा N2O2 NO। ठीक, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, 2NO ऑक्सीजन। हाँ ठीक, अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंसिंग अब आ गई ना आपको। ठीक, क्यों? इधर N के 2 हैं, इधर O के 2 हैं, इधर N के 2 हो गए, इधर O के 2 हो गए। तो ये एक अब लिखी है हमने रिएक्शन। अब बताओ इसमें क्या है? इसमें ये रिएक्टेंट साइड है, मतलब इधर हमको हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन होने में। क्या करना पड़ रहा है? इसमें हमको हीट देनी पड़ रही है, तो इसमें हीट हमें देनी पड़ रही है। कई जगह पे ये इस तरह से लिखा होगा, हीट और ये डाउन एरो। ठीक, तो ये डाउन एरो चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, ये प्लस हीट हमने लिख दिया। इसका मतलब इसमें इधर साइड लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्शन होने के पहले हमको रिएक्शन होने के लिए इसमें हीट देनी पड़ रही है। तो जिसमें हीट देनी पड़े वो कैसी? एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट बाहर निकले वो हो गई एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में अंतर समझ में आया? जिसमें रिएक्शन होने के लिए हीट देनी पड़े और जिसमें हीट निकले रिएक्शन होने के बाद, तो ये अंतर एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में। और तीसरा और लास्ट जो हमारा पॉइंट बचा था, तो उसको भी देख लेते हैं। To indicate the conditions under which reaction takes place, ठीक। अब देखो, जैसे हमने अभी एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली N2 + O2, और प्लस इसमें हीट हमको देनी पड़ रही थी। ठीक, इसमें हमको प्लस हीट देनी पड़ रही थी, तो इसको इधर प्लस हीट नहीं लिखते हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऐसे प्लस हीट लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन कम अच्छी लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? देखो NO और 2NO,
तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लस हीट लिखा था, यहाँ पे प्लस हीट लिखा था, तो इस तरह से जिसमें हमको हीट देनी पड़ती है ना, तो उसको हम लोग इस तरह से प्लस हीट नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा साइन बना देते हैं। डेल्टा साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक, इसमें हम लोग हीट कर रहे हैं इसको, ठीक, इसमें हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन बना देते हैं, डेल्टा साइन। हम पार्ट 1 में बताए हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग साइन बना देंगे, डेल्टा साइन का एक ट्रायंगल बना देंगे एरो के ऊपर, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि इसमें हीट दी जा रही है, ठीक। तो वहाँ पे प्लस हीट नहीं लिखते हैं, इससे कम अच्छी लगती है इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग एरो के ऊपर डेल्टा साइन बना देते हैं। इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है एंडो की एक्सो, ये है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, तो ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें डेल्टा साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। एक तो ये बात हो गई, ठीक, इसमें हीट देनी पड़ रही है, तो ये एक हम लोग काम कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कुछ रिएक्शन होती है उसमें हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। देखो कई रिएक्शंस होती हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकन होता है। अब मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसको जल्दी करना है रिएक्शन, तो क्या करेगा, उसमें कैटलिस्ट को ऐड कर देता है। तो कैटलिस्ट का यूज इसलिए करते हैं, रिएक्शन का जो रेट है उसको फास्ट करने के लिए, मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखी है KClO3, ठीक है, ये थोड़ी टफ है, KClO3, और इसका स्टेट होता है सॉलिड, ये बुक से देखना पड़ेगा। तो MnO2 इसमें 2KCl, 2KCl, बैलेंस बाद में किया करने की कोशिश कीजिएगा इन इक्वेशंस को, बुक से ना देखने के बजाय बुक से इक्वेशन लिख के इसको खुद से बैलेंस कीजिएगा। 3 गैस। अब इसमें ये हम लिख रहे हैं नीचे MnO2, ठीक है, और डेल्टा, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट इसमें देनी पड़ रही है, ठीक, डेल्टा मतलब इसमें हीट, ठीक, इसको हीट करना है, इसका मतलब डेल्टा मतलब क्या होता है, इसको हीट ही करना है, ठीक। तो इसको KClO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं, और हम लोग इसमें ये भी देखो क्या लिखा है, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम नहीं है, ये है मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड ये कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, और कैटलिस्ट जो होता है उसको एरो के नीचे लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एरो के नीचे लिखते हैं, क्योंकि ऊपर हमने डेल्टा लिख दिया है, ठीक, तो नीचे लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट का जो है आपका मैग्नीज ऑक्साइड, और ठीक है, तो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट का यूज किस लिए करते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी जल्दी करने के लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक। तो हम लोग दूसरा और क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट को भी हम लोग दिखा सकते हैं इसमें, ठीक। ये कंडीशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्या कंडीशन है, हीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी हीट दे रहे हैं, लेकिन साथ में कैटलिस्ट भी यूज किया है। एक इसमें लास्ट और है, वो और देख लीजिए बस। CO ये गैस होता है, कार्बन ऑक्साइड, ठीक, और 2H2 प्लस 2H2, और इसमें मिलेगा आपको 2H2, और इसमें आपको मिलेगा क्या, CH3OH, CH3OH, लिक्विड गैस, ये है लिक्विड और ये है गैस। अब देखो, अब इसमें हमें कैटलिस्ट यूज करना है, ठीक, कैटलिस्ट का कौन सा यूज कर रहे हैं, ZNO प्लस CrO3, ZNO प्लस CrO3, ये कैटलिस्ट लिखा है, ठीक, ये कोई कैटलिस्ट है, और 300 एटमॉस्फेरिक, ठीक। अब ये क्या है, अब ये क्या है, नीचे जो लिखा है ये हमने कैटलिस्ट लिखा है, ये कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट अभी हमने फिर ऊपर आपको बताया कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ठीक, कैटलिस्ट आप समझ चुके हैं। तो ये कैटलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक। तो कैटलिस्ट के साथ साथ हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर की रिक्वायरमेंट कितनी है, और इस रिएक्शन में कितना प्रेशर होना चाहिए, और साथ में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए और कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये भी अगर हम लोग इसमें इक्वेशन में लिख सकते हैं। कई इक्वेशन होती हैं जो पर्टिकुलर किसी प्रेशर और किसी एक टेम्परेचर पर होती हैं, तो उसमें हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को इसके ऊपर ये दिखा सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी हम लोग की कौन कौन सी कंडीशन किस टाइप की हम लोग, मतलब जो भी कंडीशन है केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होने में जो भी कंडीशन हो रही है तो उसको हम लोग एरो के ऊपर लिख सकते हैं, और अगर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे लिख सकते हैं। तो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस किस तरह से, हमने आपको 3 एग्जांपल दिया, ठीक, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, ये 3 एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। इसमें देखो, इसमें सारी कंडीशन बताई हमने कि कितना टेम्परेचर, कितना एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रेशर चाहिए, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेरिक, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, हीट है, यहाँ पे हीट चाहिए। तो सारी कंडीशंस को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिससे हम लोग इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इक्वेशंस के लेकर के पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, है ना, इक्वेशंस को लेकर के पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे।
अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग एक इक्वेशन को देखे ले रहे हैं अच्छे से कि प्रॉपरली इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। और ये हमको दिया गया है, हाँ लैंग्वेज देखिए क्या दिया गया है, सोडियम, लैंग्वेज भाई तो सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद, हाँ। तो अब हम लोग लास्ट में एक रिएक्शन देखेंगे तो जिसको हमें बैलेंस करना है और साथ में उसको किस तरह से हम लोग और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो जो वो हमने वेज देखे हैं उसको भी यूज करना है, ठीक। तो इन दोनों टॉपिक को फाइनली अब हम लास्ट में एक प्रॉपर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, एक प्रॉपर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन की। अब हम लोग एक प्रॉपर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो इतना सब जो पढ़ा है और सब कुछ लगा करके मिला करके लिखने जा रहे हैं कि किस तरह की एक प्रॉपर इक्वेशन होती है किसी रिएक्शन की। अब हम लोग प्रॉपर इक्वेशन बनाने हैं। तो रिएक्शन में क्या क्या दिया गया है आपको, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये है क्वेश्चन, मतलब ये आपको रिएक्शन दी गई है लैंग्वेज में। अब इससे आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में दिया गया है राइट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एज स्टेटेड, मतलब लैंग्वेज में आपको एक रिएक्शन दी गई है, इससे आपको एक केमिकल इक्वेशन बनाना है और वो बैलेंस होनी चाहिए। किस तरह की बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल मतलब Na, ठीक, और रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो पहले हम लोग सिंपली लिख देते हैं H2O, ठीक, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले तो, फिर हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिया गया है टू गिव हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो है मेटल वो रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ और हाइड्रोक्साइड दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH, ओके, यहाँ पे बन जाएगा NaOH, ठीक। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है, ठीक। तो सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो अब हमने इसको सिंपली लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस, चलो भाई बैलेंस कर लिया जाए, हाँ बैलेंस कर लिए। बैलेंस करें किस तरह से, इधर Na का एक है, एक H2, H के दो ऑक्सीजन कितना है, एक, इधर सेम वही एलिमेंट होंगे NaHO, Na का कितना है, एक, H का कितना है, एक, O का कितना है, H का एक नहीं है, H का इधर दो और इधर एक, ये तीन हो। O का कितना है, ये सही से नहीं लिखा है, H के दो इधर एक इधर, और O का कितना है, एक। तो ये है सब तो बैलेंस में है। बैलेंस में क्या नहीं है, तो हाइड्रोजन पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। अब ये एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है जिसमें N बैलेंस में है, O बैलेंस में है, Na बैलेंस में है, O बैलेंस में है, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस में है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, उधर तीन है इधर दो है। अब इसको किस तरह से बैलेंस करें, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक चीज ये देखो आप लोग, क्या कि इधर H2 हैं लेकिन इधर H2 हैं ऑक्सीजन के साथ, और इधर हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन अकेला है, और इधर एक हाइड्रोजन है सोडियम के साथ, ठीक। तो एक चीज ये देखो, ये हमारा क्या है, इवन, और इधर हमारा क्या है, और, इधर है हमारा और। तो अगर हमें इन्हें बैलेंस करना है तो हमें दोनों को इवन कर लें, तो सही, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना। तो हम क्या करें, इसको ये जो ऑड में है इसको हम लोग पहले इवन में बना लें, तब हम लोग पढ़ा के इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑड में हो तो उसको पहले इवन में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब देखो इधर H का 3 है, अगर हम इसमें चाहे जितना मल्टीप्लाई करते जाएं, H के 6 2 के साथ कर दें, 4 के साथ कर दें, 8 के साथ कर दें, वो 8 2 जा इवन ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये ऑड और क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। अब हमें करना क्या है, इसको इवन में। तो इधर देखो दिक्कत कर रहा है ये जो NaO के साथ जो H है, ये क्यों, क्योंकि ये A अकेला है तो यही इसको ऑड बनाए दे रहा है, ठीक। तो अब हमें इसको जो अकेला है इसके अकेलेपन को दूर करना है। हमने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे O हमारा सिंगल आइटम के फॉर्म में नहीं रहता है, ऐसे बहुत से एलिमेंट है हमारे जो सिंगल आइटम के फॉर्म में नहीं रहते, ये कपलेट में रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो उसी तरह हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रहता, ये हमेशा कपलेट के फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये अनबैलेंस नहीं है, ठीक है। तो सिंगल आइटम नहीं रहता है, अपने मॉलिक्यूल में रहता है मोस्टली, ठीक है। जनरली जो H है वो हमारा इस तरह से रहता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो अकेला है इसके अकेलेपन को दूर करना है। इसके अकेलेपन को दूर करने के लिए हम लोग 2 ही का मल्टीप्लाई करा दें इसमें H2, इसको अकेलापन हमको हटाना है, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा, सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, सोडियम कितने हो गए, 2,
ठीक। और O के कितने हो गए, O का 1 था तो वो भी हो गया 2 ऑक्सीजन, और ये 2, और ये हो गए हाइड्रोजन कितने, 2 इधर और 2 इधर, 4। 2 का मल्टीप्लाई हमने इस वाले में कराया है तो ये हो गए 4। अब देखो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इधर देखो Na अब 1 हो गया है, ऑक्सीजन भी 1 हो गया है, तो पहले Na अलग है तो ये तो बैलेंस हो जाएगा आसानी से, 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 2, Na हमारा बैलेंस हो गया, Na का काम खत्म। ठीक, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि अलग है। अब आते हैं इसमें हाइड्रोजन, देखो तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर अब कितने हो गए टोटल 4, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दी कि नहीं, 2 × 2 4 हो जाएंगे कि नहीं, तो 2 2 4 हो गए, इधर कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, तो 4 इधर बैलेंस। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 का मल्टीप्लाई और तो 2 हो गए ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितना 2 और 2 बैलेंस। तो ये हो गई इस तरह से केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस। समझ में आया? इसमें मेन खेल ये था कि आपको ये जो अकेला है इसको 3 H के एटम थे इधर और इधर 2 थे, तो एक ऑड और एक इवन, तो इसमें आप चाहे 2 का मल्टीप्लाई कराएं चाहे 4 का मल्टीप्लाई कराएं तो उसको बैलेंस करने में दिक्कत था, तो हमने क्या किया, जो अकेला था इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 इधर 4 हो गया, तो अब ये इवन बन गया, तो इसमें हम चाहे इधर वाले को आसानी से बैलेंस कर सकते थे। तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बैलेंसिंग आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो चलो इसको हम बैलेंस कर चुके हैं, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग के बाद हमने क्या सीखा है, इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। इसको मोर इंफॉर्मेटिव हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ठीक, बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं वो हमने देख लिया। इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, किस तरह से हम लोग फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Na मतलब सॉलिड प्लस H2O हमारा लिक्विड, वेरी गुड, लिक्विड, और मिलेगा क्या 2NaOH, और इसका स्टेट प्लस H2, ये हाइड्रोजन, इसका स्टेट गैस, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा होगा एक्वस। ये एक्वस क्या होता है कि जो पोलर होते हैं जिसमें पानी, वो सॉल्यूशन जिसमें पानी हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो उसको एक्वस बोलते हैं। ये अभी आप एक्वस 9th में ये भी आप पढ़ के आए, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है हमारा ये, और ये एक्वस लिखते हैं, ठीक है, ये एक्वस एक नया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बैलेंस भी हो गई और हमने फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब हमारी ये प्रॉपर केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसमें हमने यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाया, क्यों, इसका मतलब इसमें हीट नहीं किया गया होगा, ठीक, तो कंडीशन नहीं लिखी होगी क्योंकि इसमें हो सकता है कंडीशन ना लगी होगी इसमें, तो कंडीशन जब लगेगी तभी लगाना है, जबरदस्ती नहीं लगा देना है। जब हीट किया जाएगा तभी तो आप हीट, यहाँ पे हीट का साइन लगाओगे, यहाँ पे नहीं किया गया होगा हीट तो यहाँ पे नहीं लगाया हीट, ठीक। तो ये हो गई फाइनली आपकी प्रॉपर इक्वेशन। इस तरह से आपको लिखना है, क्या बैलेंस होनी चाहिए और साथ में उसका स्टेट लिखा होना चाहिए, और अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन लगा दो, और हीट के बेसिस पे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगी, तो अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पे इस तरह से आप दिखा सकते हो, लेकिन ये एक्सोथर्मिक नहीं है, हम आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं। अगर ये एक्सोथर्मिक होती तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते थे, और अगर इसमें हीट देनी पड़ रही होती तो यहाँ पे डेल्टा साइन लगा देते, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हीट के बेसिस पे भी रिएक्शन कैसी है। तो बस अब हमारा समाप्त करते हैं इसी के साथ आज का हम अपना लेक्चर नंबर 2, और इसके थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, इसके टाइप्स देखेंगे रिएक्शन के आपके, वो हम अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई दोस्त लोग हों तो उनको भेजिएगा, तो वो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।